प्यारे दोस्तों, ईडू ग्लोबल 90 में आपका स्वागत है। मैं पप्पू कुमार। दोस्तों, बहुत बच्चे का डिमांड था सर एक वीडियो लाया जाए निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन पे। ये किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, या छोटे लेवल का एग्जामिनेशन हो, रेलवे का हो, एसएससी बैंकिंग, या जितने भी छोटे लेवल का हो, बड़ा से बड़ा लेवल है ना। जब देश में इलेक्शन होती है, राज्य स्तर पे हो या केंद्रीय स्तर पे हो, देश लेवल पर हो, तो उस समय चुनाव आयोग का भी इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। तो उसी को देखते हुए किसी भी एग्जामिनेशन के लिए एक महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे अभी बिहार में चुनाव हुआ है विधानमंडल का, तो बिहार के एग्जामिनेशन में और इससे संबंधित जो भी एग्जामिनेशन बिहार का होगा, उसमें निर्वाचन आयोग से आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से एक क्वेश्चन को पूछा जाएगा। उसी को देखते हुए मैं, बहुत बच्चे का डिमांड था, ऑफलाइन से भी संबंधित ऑनलाइन से भी था, सर एक वीडियो बनाया जाए। काफ़ी बच्चे लोग का रिक्वेस्ट था, तो उसी को देखते हुए आप लोग के सामने एक महत्वपूर्ण वीडियो डाला हूँ। दोस्तों देखते हैं, आइए। सब लिखा हुआ है निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन। आइए हम जानते हैं क्या, लगभग देश में, हमारे देश में या पूरे विश्व की बात किया जाए, लगभग सभी कुछ देशों के छोड़ के लोकतांत्रिक क्या है। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है, वहाँ पे जो भी प्रमुख पद होते हैं, वास्तविक पद होते हैं या सर्वोच्च पद होते हैं, वो चुनाव के माध्यम से आते हैं। तो उसी कहते हैं लोकतंत्र। लोगों के द्वारा चुना गया सरकार, लोगों के द्वारा चुना गया अपना प्रतिनिधि सरकार में भेजना, सरकार को चलाना ही लोकतंत्र कहलाता है। और राजतंत्र का मतलब वहाँ पे जनता का कोई भागीदारी नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक आदमी जो राजा होते, शासक होते, अपना खुद निर्णय लेते हैं अपने देश के लिए कोई नियम लागू करना है नहीं करना है। मगर लोकतंत्र में क्या होता है, सभी क्षेत्र से कुछ फिक्स जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना जाता है और वहाँ से हमारे देश में, उस देश में इसका एक संसद होता है, पार्लियामेंट होती है, उसमें अपना जाके नियम और कानून बना के देश को व्यवस्था रूप से चलाना होता है। उसी को लोकतंत्र कहते हैं। तो किसी भी लोकतंत्र को अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए चुनाव आयोग का बहुत ही अहम योगदान होता है। जहां लोकतंत्र हो वहां चुनाव आयोग एकदम श्योरली होगा, तभी तो चुनाव करवाएगा। तो एक अच्छे लोकतंत्र के लिए एक अच्छे निर्वाचन आयोग का होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो उसी को देखते हुए एक दो पॉइंट है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र ये है आपका इंडिया, भारत। हम जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा, क्योंकि जनसंख्या यहाँ लगभग अभी के समय में 135 करोड़ के आसपास है, 30 से 35 करोड़। और हम जानते हैं जनसंख्या के मामला में चीन है, फिर भी वहाँ चीन के जनताओं के द्वारा सरकार नहीं बनाया जाता है। वहाँ पर कुछ अलग ही एक प्रोसेस है। वहाँ की संवैधानिक रूप से जनता को यह अधिकार नहीं दिया गया, सब अपने द्वारा अपने पावर से वहाँ की प्रतिनिधि को चुनना, मगर भारत में दिया गया है। इसलिए हम जानते हैं देश का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या जो है भारत का। इसलिए इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सदृढ़ लोकतंत्र। लगभग स्वतंत्रता के बाद लगभग 72 साल 73 साल के आसपास हमारा एकदम लोकतंत्र दिनों दिन मजबूत हो रही है, सदृढ़ हो रही है और पूरे विश्व में लोकतंत्र की एक पहचान बनाते जा रहा है, एक उदाहरण के रूप में पेश कर रहा है भारत लोकतंत्र के मामले में। यहाँ पर कभी भी ऐसा तख्तापलट नहीं हुआ, कभी सैनिक का यहाँ पे शासन व्यवस्था नहीं हुआ। मगर हमारे देश एक पड़ोसी है भारत, पाकिस्तान है, वहाँ पर बार बार लोकतंत्र को ठेस पहुँचा है। लोकतंत्र के द्वारा चुना हुआ जनता के द्वारा सरकार को वह पलट जाता है और सैनिक जो पद होते हैं, सैनिक का जो पाकिस्तान में पद है बहुत, राष्ट्रपति सेना का अध्यक्ष, सैनिकों का जो अध्यक्ष होते हैं वो पूरे देश को संभाल लेते हैं। तो लोकतंत्र को ये अच्छी उदाहरण नहीं है। तो वही है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में भारत को जाना गया। और विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, आधुनिक की बात किया जाए तो आधुनिक भारत में, आधुनिक विश्व में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लोकतंत्र जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और सबसे बड़ा भारत का है। आइए अब निर्वाचन आयोग की बात करते हैं। हमारे संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था, इससे पहले बन के हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो हमारे मूल संविधान में है ना, निर्वाचन आयोग को एक संवैधानिक अधिकार दिया गया, यानी कुछ भी इसमें हेरफेर करना होगा तो संविधान के अनुसार होगा। इसका जो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और अन्य आयुक्त भी होगा ना, वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होगा। अन्य संविधान के अनुसार ये चलेगा। ऐसा नहीं जैसे एक नीति आयोग का नाम सुने होंगे, निर्वाचन योजना आयोग का नाम सुने होंगे, ये सब संवैधानिक पद नहीं है। ये राष्ट्रपति द्वारा
या प्रधानमंत्री के द्वारा समय समय पर इसको बदल भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, उसकी हेरफेर, इसके लिए संसद की कोई मंजूरी नहीं, संविधान में संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है नीति आयोग के लिए, निर्वाचन योजना आयोग के लिए। मगर निर्वाचन आयोग में कुछ भी हेरफेर करना होगा, वो एक संवैधानिक आयोग है, इसलिए संविधान को कुछ इसमें चेंजिंग करना होगा, संसद के दोनों सदनों में इसको पास कराना होगा, राष्ट्रपति का सहमति जरूरी होगा। इसलिए निर्वाचन आयोग एक प्रकार की संवैधानिक आयोग है। दोस्तों ये बात को याद रखेंगे। आइए, भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग को किस भाग में रखा गया था? जानते हैं, जब मूल संविधान था उस समय हमारे संविधान, भारतीय संविधान में 22 भाग था और वर्तमान में अभी 25 भाग है। तो भाग 15 में निर्वाचन आयोग को रखा गया है। आप संविधान के भाग 15 में देखेंगे तो पूरे निर्वाचन आयोग के बारे में ही काफी डिटेल्स में इस चीज का जिक्र किया गया है। तो भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग किस भाग में रखा गया? तो भाग 15। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। और अनुच्छेद की बात किया जाए तो भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद जो है ना, वह 324 से लेकर 329, 24, 25, 26, 27, 28, 29, लगभग कुल 6 अनुच्छेद निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के बारे में व्याख्या किया गया है। चलिए आइए चलते हैं। जब मूल संविधान बना था दोस्तों, उस समय हमारे देश की जनसंख्या भी काफी कम था, तो उस वक्त चुनाव कराने के लिए कोई ज्यादा लोड नहीं था। इसलिए जब मूल संविधान की बात किया जाए तो उस समय हमारे निर्वाचन आयोग एक सदस्य थे, एक ही सदस्य थे, एक ही व्यक्ति पूरे कंट्रोल करते थे और इनके सब व्यक्ति होते थे, उनके आदेश पर सब काम करते थे। लेकिन वर्तमान की बात किया जाए तो हमारे निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य हैं, एक मुख्य चुनाव आयोग और 2 अन्य चुनाव आयोग भी होते हैं, 3 होते हैं। यानी एक मुख्य चुनाव आयोग को हेल्प करने के लिए 2 अन्य चुनाव आयुक्त को भी नियुक्त किया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। मूल संविधान में निर्वाचन आयोग एक सदस्य था, लेकिन वर्तमान में निर्वाचन आयोग 3 सदस्य, एक मुख्य निर्वाचन आयोग एवं 2 अन्य आयुक्त को सम्मिलित किया गया है। एक बात और जानकारी देते हैं, 1989 में जब उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1989 ईस्वी में हमारे संविधान के 61 संविधान संशोधन करके इस एक सदस्य को 3 सदस्य बनाया गया, क्योंकि उसी 61वां संविधान संशोधन में इस चीज का भी जिक्र किया गया, संशोधन किया गया कि जो मतदान देने की आयु जो है ना, वो 21 साल था पहले, 1989 से पहले, 1989 से पहले, इसको 21 साल से घटा के 18 साल तक कर दिया गया। ये भी पूछा जाता है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत में मतदान देने की आयु 21 से घटा के 18 कर दिया गया था। तो वह 61वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 1989 में। तो मूल संविधान में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 साल। जब संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था, प्रथम संसदीय जो चुनाव हुआ था 1951 से लेकर 1952 में, उस समय जिसकी उम्र 21 साल था वही वोटिंग कर सकता था। लेकिन वर्तमान में संविधान संशोधन, वर्तमान में भारतीय संविधान में मतदान करने की न्यूनतम जो आयु है वो 18 साल है। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। सन 1989, इसके बारे में मैंने जिक्र किया है, 1989 में 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की आयु उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, जो कि वर्तमान में। अब आइए निर्वाचन आयुक्त की बात करते हैं। जो हमारे देश में अभी निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग का मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, 3 सदस्य जो होते हैं, इसकी जो नियुक्ति करती है वो राष्ट्रपति करते हैं। मगर हम इससे पहले बहुत सारा लेक्चर मैंने संविधान से संबंधित, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित बोले हुए थे। हमारे देश में जो राष्ट्रपति होते हैं ना, कोई अपना मन से काम नहीं करते, वो उसका परामर्श चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, राष्ट्रपति कोई भी काम करेंगे तो इसका परामर्श चाहिए प्रधानमंत्री का और मंत्रिपरिषद का। तो ठीक है, निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त जो 3 होते हैं, इसकी नियुक्ति तो हमसे पूछा जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। ऑप्शन रहेगा निर्वाचन आयोग के में निर्वाचन आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति कौन करता है? तो मेरा आंसर होगा राष्ट्रपति। बट ये भी बात का भी जानकारी होनी चाहिए, तो निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, मगर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का परामर्श होना बहुत ही आवश्यक है। तो निर्वाचन आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल, देखिए दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उसका कार्यकाल 6 साल या
65 साल। दोनों में से जो पहले पहुंच जाए, पहले पुर जाए, या तो मान ली जिसका एज मान ली 62 साल है, मुख्य चुनाव आयुक्त बनते हैं तो मात्र 4 साल रहेंगे, क्योंकि इनका 62 साल है तो मात्र 3 ही साल रहेंगे, क्योंकि 3 साल में हट जाएंगे। मगर किसी का आयु 60 साल है या 59 साल है तो ये पूरा 65 साल तक रहेंगे, यानी 6 साल ये पूरा का पूरा टेन्योर पार अपना देंगे। तो पूछा जाता है निर्वाचन आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल, काफी इंपॉर्टेंट है। जनरली ऐसे 5 साल होता है, मगर इसके लिए 6 साल। निर्वाचन आयोग को मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य नियुक्त का अपना इस्तीफा, जानते हैं निर्वाचन आयोग में जो 3 आयुक्त होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य 2 चुनाव आयुक्त जो होते हैं, कभी इस्तीफा देना होता है, इसको कभी हटाना होगा तो अपना इस्तीफा जो है ना वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे। और एक बात इसकी भी जानकारी रख लें, यदि कोई निर्वाचन आयुक्त चाहे मुख्य हो या अन्य निर्वाचन आयुक्त हो जो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और ये संवैधानिक रूप से काम नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम किए जो संवैधानिक का नहीं है, तो उनको इस्तीफा मांगा जाएगा। और इस्तीफा जब नहीं मांगा जाए तो उसको संसद में महाभियोग द्वारा हटाया जाएगा, क्योंकि ये एक प्रकार की संवैधानिक आयोग है और संवैधानिक आयोग में जो भी होते हैं वो महाभियोग के द्वारा उनको हटाया जाए। आइए आगे चलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो और अन्य आयुक्त का दोनों में अंतर है, यहाँ पर हम बोल देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो सैलरी होता है ना 2.5 लाख, मगर जो 2 अन्य जो होते हैं ना उसका 2,40,000 रुपया होता है। ये चीज को याद रखेंगे। आइए हम लोग जानते हैं अब चुनाव आयुक्त का कार्य क्या है। तो चुनाव आयोग का कार्य, तो चुनाव आयोग जो है 2 तरह के चुनाव आयोग होते हैं, एक केंद्रीय चुनाव आयोग, तो जो भी हम बात मैंने किया है केंद्रीय चुनाव आयोग की बात करता है। तो हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, संसद के सदस्य का चुनाव होता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ गए। साथ साथ सभी राज्य के विधानमंडल या विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद की चुनाव होता है, और उसी से संबंधित जितने भी उपचुनाव होता है टोटल का टोटल चुनाव आयोग संपन्न कराते हैं। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के सदस्य, विधानमंडल का सदस्य एवं संबंधित उपचुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न कराया जाता है। लेकिन दोस्तों किसी राज्य में हम जानते हैं ग्राम पंचायत और नगर पंचायत का चुनाव भी संपन्न होता है, जैसे मुखिया, उप मुखिया, पंचायत सचिव, वार्ड मेंबर, वार्ड कमिश्नर, ये सब का जो चुनाव होता है ना राज्य के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है, तो उसके द्वारा चुनाव संपन्न कराया जाता है। तो राज्य में ग्राम पंचायत और नगर पंचायत का चुनाव का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न कराया जाता है। दोस्तों इसका लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं लेते हैं, नहीं करवाते हैं। ग्राम पंचायत और नगर पंचायत में जो भी चुनाव संपन्न होगा वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न होगा। और राज्य निर्वाचन आयोग में भी जो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और जो भी सदस्य होगा उसकी राज्यपाल नियुक्ति करते हैं, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा बना गया मंत्रिपरिषद जो होता है उसके परामर्श से। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे। मैं जहाँ तक कोशिश करता हूँ, जितना चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ समझिए, और आप एक प्रॉपर नोट बनाइए। बिना प्रॉपर नोट बनाए हुए आप एक अच्छे तरीक़ा से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मेरा आशा है, मेरा कहना है आप लोग नोट बनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए। आइए निर्वाचन आयोग का कुछ कार्य है, पूछा जाता है, तो बताइए निम्नलिखित में से 4 दे देगा, इसमें से कोई 4 उठा लेगा, कहेगा बताइए इसमें से कौन निम्नलिखित में से नहीं चुनाव आयोग कार्य करते हैं। तो सभी याद रहेगा, तभी जाकर हम छांट सकते हैं सही वाले या गलत वाले को। आइए निर्वाचन आयोग का कार्य मतदाता सूची तैयार करना, उसमें उत्पन्न गड़बड़ी को सुधारना। जो मतदाता सूची होता है, देखते होंगे चुनाव होने से पहले कुछ दिन पहले, 2 महीना 3 महीना 4 महीना पहले वोटिंग शुरू हो जाती है। मतदाता सूची लेके हर एक गांव में पंचायत में घूमते रहते हैं। तो किसी का कोई बच्चे का एज 18 साल पूरा गया तो उसको जोड़ना होता है मतदाता सूची में, जो कि इसलिए क्योंकि फिर चुनाव हो तो वो उसमें वोट दे सके। तो जितने भी मतदाता सूची में कुछ किसी नाम जोड़ना है या कुछ गड़बड़ी है, कोई मर गया उसको हटाना भी होता है, या किसी का एज ज़्यादा हो गया कम हो गया तो उसको गड़बड़ी को सुधारना भी, या नाम में कुछ गड़बड़ी हो गया है तो उसका सुधारना, और मतदाता सूची नया तैयार करना भी निर्वाचन आयोग का काम है, ये सरकार का काम नहीं होता है। राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह आवंटित करना, जैसे देखते होंगे जब चुनाव आता है लोकसभा या विधानमंडल का या ग्राम पंचायत का भी होता है, तो देखिएगा बहुत से आदमी से फॉर्म अपना नॉमिनेट करवाते हैं, तो इसका फिर कुछ दिनों के बाद, 2-4-10 दिन के बाद चुनाव चिन्ह आता है। तो चुनाव चिन्ह जो है वो भी
सरकार प्रोवाइड नहीं करती है, चुनाव आयोग के द्वारा ही व्यक्ति को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है। चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद होने पर भी निपटारा किया जा सकता है। इसकी बात लेकर आचार संहिता को लागू करना, जानते हैं जब हम लोग चुनाव आयोग के द्वारा यदि विधानमंडल का चुनाव होता रहता है या लोकसभा का चुनाव होता है तो इसका डेट अनाउंस करते हैं या कहते हैं 5 चरणों में होगा, 6 चरणों में होगा, 7 चरणों में होगा। तो जिस दिन से डेट अनाउंस किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा, उस दिन से निर्वाचन आयोग के द्वारा कुछ नियम और कायदा का भी पालन करना होता है, सरकार को भी और आम नागरिक को भी। जैसे जब चुनाव तिथि घोषणा किया जाता है तो सरकार द्वारा कोई नई घोषणा नहीं किया जा सकता है। ये हो गया आचार संहिता के तहत। पैसा नहीं बांट सकता है, किसी मतदाता को बलपूर्वक वोट देने के लिए कह नहीं सकता है, वोट देने से 24 घंटा 2 दिन पहले चुनाव प्रचार को रोकना होता है। तो ये जो सभी पॉइंट जो है, सरकारी मकान पे आप प्रचार नहीं कर सकते हैं, ऐसा बहुत सी पॉइंट होती है जिसको कहते हैं हम लोग आचार संहिता, उसको पालन करता है। और यदि कोई भी उम्मीदवार इस चीज़ को पालन नहीं करता उसको दंड भी दिया जाता है, उसकी उम्मीदवारी को भी निरस्त किया जा सकता है दोस्तों। तो निर्वाचन आयोग में इतना पावर होता है। तो आचार संहिता को लागू करवाना, गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर चुनाव को रद्द भी करना। जैसे मान के चलिए कहीं चुनाव हो रहा है, लोकसभा के चुनाव हो रहा है और पता चला किसी लोकसभा सीट पे पैसा की लेन देन हो रही है, वहाँ पे जनता को प्रभावित किया जा रहा है, मतदाता को प्रभावित किया जा रहा है। हाल ही में जैसे 2019 में पूरे देश में लोकसभा चुनाव हुआ था और एक जगह कर्नाटक के एक बेलोर जिला था, वहाँ की लोकसभा सीट को निरस्त कर दिया गया था, चुनाव नहीं हुआ था क्योंकि चुनाव आयोग को पता चल गया था वहाँ पर काफ़ी मात्रा में पैसा मिला था, तो निरस्त कर दिया गया। तो वो चुनाव आयोग देखा जाता है कहाँ पर किस तरह की स्थिति है, वहाँ चुनाव को रद्द भी किया जा सकता है। वो सरकार की पार्टी नहीं है, सरकार की नहीं कर सकता ऐसा नहीं वहाँ चुनाव होना चाहिए। ये चुनाव आयोग का इतना पावर मिला हुआ है। तो गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर चुनाव को रद्द भी किया जा सकता है। और एक महत्वपूर्ण दोस्तों, हम जानते हैं संसद में कुछ सदस्य होते हैं और विधानमंडल के सदस्य होते हैं। तो संसद का भी चुनाव और विधानमंडल का भी चुनाव आयोग के द्वारा संपन्न करता है। तो उसमें कुछ ऐसा बात होता है, सदस्य की अयोग्यता पर बात होता है, योग्यता पर बात होती है, तो उसमें राष्ट्रपति को भी और राज्यपाल को इसके बारे में परामर्श दे सकता है। नहीं, ये उम्मीदवार कुछ इस तरह के कार्य किया है, उसकी योग्यता खत्म कर दिया जाए। जो हाल में दिल्ली में भी सुने होंगे, केजरीवाल के द्वारा कुछ बहुत सा विधायक को निरस्त कर दिया गया था क्योंकि कुछ ऐसा काम किया होता कुछ पार्टी से। तो ये चुनाव आयोग राष्ट्रपति संसद से संबंधित रहता है तो राष्ट्रपति को, और विधानमंडल से संबंधित रहता है तो राज्यपाल को ये आदेश परामर्श देते रहते हैं। ये भी काम आपका चुनाव आयोग से संबंधित है। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन। भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। भारत में जो प्रथम चुनाव आयोग बना तो इसका चुनाव आयुक्त भी होगा। तो प्रथम चुनाव आयुक्त जो है ना, सुकुमार सेन को बनाया गया था। और वर्तमान में 2020 की बात किया जाए तो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे मैं छोड़ रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, आप अंतिम तक वीडियो देख रहे हैं इसलिए, नहीं तो फिर कोई नहीं देखा होगा तो फिर कोई बात ही नहीं है। क्योंकि 3 सदस्य है वर्तमान में, 2 अन्य जो चुनाव आयुक्त है ना उसका क्या क्या नाम है वर्तमान में 2020 दिसंबर 2020 में अभी वीडियो जो बना रहा हूँ उसको अब बताना है। तो अभी 2 अन्य चुनाव आयुक्त, 3 तो है तो एक मैंने बता दिया मुख्य का सुनील अरोड़ा, 2 अन्य कौन कौन है उसका नाम बताना है। दोस्तों आशा करते हैं आप पूरा वीडियो देखिए, अंत तक देखिए, इसलिए काफ़ी धन्यवाद आपको। और साथ साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किए हैं तो, और सब्सक्राइब कर रहे हैं और कर लिया तो बेल बटन को दबाइए। इससे क्या होगा, मैं जब भी वीडियो आपको डालूंगा, आपको यूट्यूब पे डालूंगा तो आपको एक कन्फर्मेशन मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, सर के द्वारा वीडियो डाला गया तो आप वो देख सकते हैं। साथ साथ जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है आप उसको उसमें डालिए। इससे क्या होगा, बहुत बच्चे तक ये वीडियो जाएगा, देखेगा, कुछ यूनिक लगेगा, घर बैठे ये बच्चा तैयारी कर लेगा, घर से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगा, लाखों रुपया बच्चे को बच जाएगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को थोड़ा फैलाइए, जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है उसमें डालिए। इससे क्या होगा, जिस बच्चे को ज़रूरतमंद है, घर बैठ के तैयारी करना चाहता है, सीमित संसाधन है, बाहर नहीं जा सकता है, घर को काम को देखते हुए तैयारी करना चाहता है, उस बच्चे के लिए काफ़ी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।
इसलिए दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और जितने भी है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कीजिए, अच्छा लगेगा मुझे भी। मैं इतना ठंडी में जानते ही हैं आप, वीडियो देख रहे हैं आजकल में तो कितना ठंडा है अभी के समय में, तो फिर भी मैं समय निकाल के, आज संडे था, फिर भी मैं समय निकाल के आपके लिए वीडियो बनाया हूँ। तो इसलिए कोशिश कीजिए मुझे भी हेल्प करने का। थैंक यू वेरी मच, आप तक इन तक देखते हैं। फिर मैं पुनः एक नया वीडियो जिस पे कैग के बात करूँगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था में इसका भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, उस पर हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे, देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।